हमने एक बार बताया था, किसी को क्लियर है कि कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी काल हो, पॉलिटिकल सिस्टम सबसे पहले क्या आएगा? राजा ना। आज क्या है, प्रधानमंत्री तो सबसे प्रमुख है। सबसे पहले किसको हम लेंगे? कोई भी काल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, चाहे कोई भी हो, किसको लेंगे सबसे पहले? राजा को। ठीक है ना, शासक। यही पहला पॉइंट बनता है ना। अब बताइए, जब वो कबीले के रूप में थे, कई समूह कैसे रहेंगे? उनका कोई राजा जो आज के अर्थों में राजा, वो राजा तो नहीं होगा, वो कबीले का प्रमुख होगा ना। इसीलिए क्या है, ऋग्वेद में क्या कहा गया इसे? क्या कहा गया बताइए? जनस्य मतलब क्या? रक्षक, कबीले का रक्षक था। और इस अर्थ में इसके दो कार्य थे। कौन कौन से? युद्ध करना और रक्षा करना और युद्ध करना। युद्ध करना। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? फिर देखिए, मतलब क्या था? राजा कोई निरंकुश तो था नहीं, इसमें कबीले का था। कबीले लोग मिलकर क्या करते थे? उसको चुनते थे कि ये राजा है, ये शक्तिशाली है, ये हमारी रक्षा करेगा। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर क्या आएगा? उसकी सेना कोई होगा ना, सेना की चर्चा करेंगे ना। तो कोई स्थायी सेना तो थी नहीं यहाँ, कबीले के लोग ही लड़ते थे, तो स्थायी सेना नहीं थी। नहीं थी ना? नहीं थी, कबीले के लोग रक्षा करते। फिर नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट। देखिए, कुछ का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन ये भी उल्लेख नहीं के बराबर ही है। नहीं के बराबर ही है, केवल क्या है? पुरोहित का है। ठीक है ना? सेनानी और ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। हाँ, अभी हम तुलना करेंगे ना, फिर उत्तर वैदिक से इन्हीं पॉइंट पे तुलना करेंगे, देखेंगे क्या कंटिन्यूटी आई और क्या चेंजेस आए। ठीक है ना? फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा? टैक्सेशन। पहले हम देखें क्या इंस्टीट्यूशन थे। हाँ बिल्कुल, टैक्सेशन क्या है? राजा जब सेना होगी, जब एक प्रशासन चलाएगा तो क्या होगा? टैक्सेशन करेगा ना। टैक्सेशन की जानकारी नहीं थी, केवल बलि का उल्लेख मिलता है। बलि क्या था? लोग लूट के आए जो राजा को चढ़ा दिए, वो क्या था? वो भेंट था। ठीक है ना? तो संस्थाएं में क्या है? देखिए, इसमें भी क्या है, हमको सबके बारे में जानकारी नहीं मिलती। विदर, सभा और समिति इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। सभा और समिति। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, विदत क्या था? विदत क्या था? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। ठीक है ना? इसमें जितने भी महत्वपूर्ण मैटर थे उस पर डिस्कस किए जाते थे। ठीक है ना? सभा क्या करती थी? न्याय का कार्य करती थी। आपने देखा होगा गांव में ना, आजकल के भी गांव में क्या है, अभी परंपरा कुछ जगह है, गांव में पंचायतें होती है ना, वृद्ध लोग होते हैं ना, निर्णय करते हैं, कोई विवाद होता है तो उसे वहीं पे सुलझाने की कोशिश करते हैं। या भारत क्या है, ग्राम न्यायालय की अवधारणा क्या है? यही है ग्राम न्यायालय की अवधारणा जो सभा की है। ठीक है ना? ये न्याय का कार्य करती थी, वरिष्ठ लोग रहते थे इसमें। ठीक है? समिति क्या करती थी? ये राजा का निर्वाचन करती थी। सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है, समिति का 9 बार। मतलब समझ रहे हैं ना, समिति का ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि ये राजा के निर्वाचन से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका उल्लेख ज्यादा बार हुआ है। ठीक है ना? क्लियर? सब कुछ प्रशासनिक इकाइयां 5 थी। हाँ, प्रशासनिक इकाइयां भी देखिए, एक पॉइंट चर्चा करना भूल गया था मैं उस दिन। अब हम क्या देखेंगे? प्रशासनिक कैसे स्ट्रक्चर था। ठीक है ना? क्या देखेंगे? कुल ग्राम, देश, जन, राष्ट्र। हाँ, गढ़ का क्या था? गढ़ एक तरह से जैसे क्या था, कबीले में कुछ टोली हो गई। ठीक है ना? तो गढ़ उसी प्रकार का था। कैसे आजकल हम गढ़ नहीं चर्चा करते हैं, 4 लोग 5 लोग मिलकर, तो उसी टाइप का था। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती। ठीक है? हमें क्या अध्ययन करना है? क्या क्वेश्चन पूछे गए? सभा, समिति और विगत के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना? क्लियर? अब प्रशासनिक इकाई हम देखते हैं क्या है। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। परिवार मतलब, कुल मतलब क्या है? परिवारिक। कुल के बाद क्या था? परिवार। ऐसे ही देखिए, गांव में क्या होता है, पहले परिवार होते हैं, फिर गांव होता है ना। ग्राम हो गया ना, फिर विश्व है और जन। बस इतना ही, उसके आगे नहीं जाना है। जनपद तब होगा जब लोहे का प्रयोग, तब वो 16वां जनपद आएंगे, उस पर हमें नहीं जाना अभी तक। ये यही तक है। सबसे बड़ी क्या है? जन है ना? इसका कितनी बार उल्लेख है? 275 बार। ठीक है ना?
यानी क्या है, इसका व्यापक महत्व है कि नहीं है? जन मतलब क्या? कबीला, ठीक है ना। उससे छोटी इकाई क्या? कुछ समूह, विश। ग्राम क्या? ग्राम। एक समूह। उस समय का ग्राम का क्या मतलब? बड़े बड़े गांव नहीं, मतलब समूह कुछ लोगों का, ठीक है ना। कुल मतलब क्या? परिवार, ठीक है ना। क्लियर? यस सर। तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थे। यानी ग्राम को परिवारों का समूह बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान जैसे आज के गांव उस तरह के गांव नहीं थे, छोटे छोटे कबीले के रूप में रहते थे ना, एक जगह रहे। और इनका देखिए, क्योंकि इनको ज्ञान भी नहीं था लोहे का, यस। ठीक है। ये भारत में कैसे है, आए तो कुछ जगह ऐसे ट्रेन टूट डाल के नहीं रहते हैं, उस तरह रहे, फिर यहाँ से वहाँ गए, इस तरीके से धीरे धीरे इनको ज्ञान हुआ चीज़ों का। जैसे लोहे का सबसे पहली बार ज्ञान कहाँ हुआ था? पश्चिम एशिया में। कहाँ ज्ञान हुआ था? अतरंजी कड़ा में। सबसे पहली बार ज्ञान कहाँ हुआ था? हित्ती समुदाय के लोग थे ना, हित्ती, जो पश्चिम एशिया में हित्ती समुदाय था, सबसे पहले लोहे का ज्ञान उसे हुआ। और वहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे ज्ञान भारत में आया, ठीक है ना। हमने शुरू में भी देखा पत्थर का प्रयोग हुआ, फिर पहली धातु क्या थी? तांबा का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। फिर इंसान ने क्या धीरे धीरे लोहे का ज्ञान प्राप्त किया। और लोहा कहाँ से आया? पश्चिम एशिया में हित्ती समुदाय के लोगों ने लोहे का ज्ञान प्राप्त किया। फिर धीरे धीरे भारत में जानकारी आई, ठीक है ना। आर्य मध्य एशिया से आए तो क्या हुआ, शुरू में उनको ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे वहाँ के लोगों से क्या हुआ, संपर्क के फलस्वरूप लोहा लेकर। सर वैदिक युग में तो लोहे का ज्ञान हो गया था ना? पोस्ट वैदिक काल में ज्ञान नहीं था लोहे का। पोस्ट वैदिक काल। हाँ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे का ज्ञान हुआ। भारत में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है ना। तो लगभग 1000 बीसी, क्या मान के चलिए 700-800 बीसी के बाद ही भारत को लोहे का ज्ञान हुआ। जब लोहे का ज्ञान होगा तो क्या होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आप लकड़ी से करोगे खुदाई, अब पत्थर से करोगे तो गहरी खुदाई तो संभव नहीं है। लोहे का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, गहरी खुदाई होगी ना। तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, मार्केट डेवलप होगा। मार्केट डेवलप क्या होगा, शहरों का विकास होगा। तो यही तो कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कब हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन? 6th सेंचुरी बीसी में भारत में। क्या उसमें लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है ना। 6th सेंचुरी बीसी में जब क्या था, महाजनपद का उदय हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सभ्यता भी क्या हुआ, धीरे धीरे पतन हुआ। तो क्या हुआ, जब तुर्क आए अपने साथ, तब वो नई टेक्नोलॉजी लेके आए, तो उसे क्या कहा गया, तृतीय नगरीकरण, ठीक है ना। वीट क्या वीट जन के पहले वीट था ना। विष है, विष। हाँ, तो क्या है? विष भी एक समूह ही था, ठीक है ना। जैसे कबीले नहीं होते हैं, जन होते हैं, उसे छोटे कबीले को हम विष मान सकते हैं, उससे छोटी इकाई, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ज्यादा उल्लेख है नहीं, विष का 170 बार उल्लेख है, जन का 275 बार, ठीक है ना। तो जन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन से ही क्या होगा, जनपदों का विकास होगा, ठीक है ना। कबीलाई संरचना दरार कब पड़ेगी, जब लोहे का ज्ञान होगा। जब एक भूमि का रहना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कबीलाई संरचना इनकी टूटेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये नगरों में जन क्या होंगे, जनपद में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। फिर नगरों का विकास होगा, क्लियर। फिर क्या देखेंगे हम, टैक्सेशन। क्या देखेंगे, टैक्सेशन या करारोपण कहते हैं ना इसको। तो बताइए किसका उल्लेख मिलता है, केवल बलि का। तो इससे क्या पता चलता है, भाग और जो शुल्क है ना, वो उत्तर वैदिक में उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। इतना क्लियर। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, बताइए इसमें हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी और क्या देखेंगे, चेंजेस। चलिए अब अभी आप ही लोग बताइए क्या कंटिन्यूटी है इसमें। हाँ ठीक है, वही चीजें हैं, न तो स्थायी सेना है, न नौकरशाही है, ठीक है ना। राजा क्या था, अभी भी कबीले के प्रमुख के रूप में जाना था, निरंकुश नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि स्थायी सेना थी नहीं, नौकरशाही थी नहीं। संस्थाएं क्या थी, देखिए सभा समिति अभी भी विद्यमान थी, ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अभी भी थी, ठीक है ना। टैक्सेशन अभी भी बलि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए चेंजेस क्या हुए। हाँ सही है, लोहे का प्रयोग क्या होगा, भूमि की अवधारणा आएगी ना। तो राजा क्या होगा, अब किसी कबीले का शासक ना हो, एक क्षेत्र का शासक हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, राजा कबीले का शासक तो नहीं रहेगा, क्षेत्र का शासक हो जाएगा। तो राजा का महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है ना। यही कारण है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया उसे, बताइए, एक राट कहा गया है, एक राट, सार्वजनीन, ठीक है ना। ये उपाधियां वो धारण करने लगा। उपाधि कब कोई धारण करता है, जब कोई एक बड़े क्षेत्र का शासक होता है ना। तो राजा क्या हो गया, अब एक क्षेत्र का शासक हो गया,
ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया ना। और कोई परिवर्तन बताइए। हाँ, पोस्ट वैलिड हम ये बताए ना। हाँ, वो तो हम अर्थव्यवस्था में देखेंगे बेटा ना, अभी तो हम कोई पॉलिटिकल चेंजेस देख रहे हैं ना। तो प्रशासनिक इकाई में सर राष्ट्र यहाँ इंक्लूड हुआ है क्या चीज? सर? वो राष्ट्र की धारणा तो थी ही नहीं भारत में ना, 1857 के विद्रोह के बाद ही राष्ट्र के रूप में हमने सोचना प्रारंभ किया। सर लेकिन प्रशासनिक इकाई 5 दी हुई थी, क्या चीज? ग्राम, विश्व, वो हम देख रहे हैं ना, अभी एक एक करके देख रहे हैं ना, भागने की कोशिश मत करिए ना, जो पॉइंट उसी पे डिस्कस किया है ना। पहले हम शासक के बारे में देख रहे हैं ना, स्थायी सेना नौकरशाही देख रहे हैं ना, फिर हम इस पे आएंगे। तो क्लियर, स्थायी सेना अभी भी क्या था, डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है ना। नौकरशाही में क्या है, 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कैसे थे, भेंट और चढ़ाने वाले थे, मतलब ऐसा कोई विशेष अधिकारी अभी भी नहीं उल्लेख मिलता है। केवल चेंजेस क्या हुए, द्रोही का ज्ञान तो बाद में हम देखेंगे, पहले पॉलिटिकल देखे ना। रत्नी जो क्या थे, एक प्रकार के कुछ लोग थे जो भेंट और चढ़ाते थे राजा को, ठीक है ना, ये रत्नी कहलाते थे, थोड़ा संपन्न लोग थे, ठीक है ना। अब देखिए नौकरशाही क्या था, अभी भी इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई थी, ठीक है ना। केवल क्या है, 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। इनका कार्य क्या था, ये राजा को भेंट चढ़ाने वाले थे, ठीक है ना, संपन्न लोग थे, ठीक है ना। जैसे राजा का समर्थन करने वाले कौन लोग होते हैं, कुछ लोग चढ़ाते हैं कि नहीं, भेंट चढ़ाते हैं, सोना चांदी कुछ पहुंचा दिए, संपन्न लोग, तो उसी तरह के रत्नी होते थे, ठीक है ना। संस्थाएं देखिए, गढ़ और विधान निकल जाएगा। हाँ, कंटिन्यूटी क्या होगी, सभा समिति का उल्लेख मिलेगा, लेकिन चेंजेस क्या आएंगे, गढ़ और विधान एक मिनट बताता हूँ। हाँ, गढ़ विधत क्या होगा, इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। सभा और समिति का उल्लेख मिलेगा। पहले क्या था, महिलाएं इसमें भाग लेती थी, अब उत्तर वैदिक में क्या होगा, भाग नहीं ले पाएंगी। तो क्या परिवर्तन हुआ, देखिए गण और विदत इसका तो खत्म हो गया, इसका तो पता ही नहीं चलता, मतलब कोई उल्लेख ही नहीं है। और सभा समिति में क्या हो गया, हाँ महत्व कम हो गया, क्योंकि महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया, ठीक है ना। अब देखिए प्रशासनिक इकाई क्या हुआ, ये सब तो बने रहे, कोई छोटी इकाई रही, लेकिन जन के स्थान पर क्या आ गया, जनपदों का विकास हो गया, ठीक है ना। पूर्व पांचाल मैंने बताया नहीं था उत्तर वैदिक काल में, जब मैं बताया था आपको, सेंट्रल देश, पूर्व पांचाल जैसे क्या हुआ, जनपद डेवलप हुए, ठीक है ना, क्लियर। अब टैक्सेशन में देखिए क्या होगा, बलि के अलावा क्या, जब भूमि आ गई, जब भूमि आ गई तो भू राजस्व भी वसूला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, भाग का उल्लेख मिलेगा। किसका उल्लेख मिलेगा, भाग और शुल्क। हाँ, भाग को हम क्या कह सकते हैं, भूमि कर कह सकते हैं ना, और शुल्क को क्या कह सकते हैं, चुंगी टाइप का, टोल टैक्स टाइप का चुंगी कर, ठीक है ना। चुंगी कर कैसा, राजा लेता था सुविधाओं के बदले में, ठीक है ना, क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो गया, देखिए जब भी अगर आपसे पूछ ले कि वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति क्या वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिखाएंगे ऋग्वैदिक काल, क्या क्या थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताएंगे, फिर आप लिख देंगे कि निम्नलिखित निरंतरता के तत्व या कंटिन्यूटी के तत्व देखे गए, फिर निम्नलिखित परिवर्तन के तत्व, ठीक है ना। लास्ट में क्या कंक्लूजन देंगे कि क्या हुआ, कब पॉलिटिकल संरचना क्या हुई, कबीलाई संरचना से क्या हुआ, हाँ उसमें क्या हुआ, उसमें दरारें पड़ गई। कबीलाई संरचना में क्या हुआ, क्योंकि राजा एक भूमि का मालिक हो गया, फिर क्या हुआ, स्थायी जीवन को बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि कबीलाई संरचना में दरार पड़ गई और राज्य निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, ठीक है ना, ये कंक्लूजन देंगे। फिर हम क्या देखेंगे, अब सोशल, क्या देखेंगे पॉलिटिकल के बाद,